नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आपकी आगामी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पीजीटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, टीजीटी, आरपीएससी सेकंड ग्रेड परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए हम बुक पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी। ये बुक बहुत लोगों को कठिन लगती है, लेकिन निरंतर जब साथ में इसे पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगी। अब हम हमारा हिंदी साहित्य का अब हम हमारा हिंदी साहित्य का पद्य भाग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे इस बुक में पद्य के अंतर्गत इन्होंने छायावाद को अंतिम टॉपिक रखा है, वही रामचंद्र शुक्ल ने भी अपनी किताब हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में भी छायावाद पर अपनी किताब का अंत किया है। महादेवी वर्मा पे अंत किया है, इन्होंने भी किया है। आज से हम गद्य विधाओं में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक रहेगा उपन्यास का आरंभ। उपन्यास गद्य विधा का आरंभ किस प्रकार हुआ, ठीक, और उपन्यास से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, क्यों उपन्यास हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक क्रांतिकारी घटना है, किस प्रकार उपन्यास, कौन से युग में किस प्रकार के उपन्यास लिखे गए और पिछली परीक्षाओं में कौन से प्रश्न पूछे गए, इन सब को आज के वीडियो में हम देखेंगे। इसके साथ ही उपन्यास हम यहाँ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उपन्यास के ही प्रैक्टिस सेट्स मैं निरंतर अपलोड कर रही हूँ। जैसे ये मॉर्निंग में मैं वीडियो बना रही हूँ तो आपको 11-12 बजे तक ये वीडियो मिल जाएगा। आप इसे पढ़ें और नाइट में आपको 8 से 9 बजे के करीब उपन्यास का प्रैक्टिस सेट में डाल दूंगी। इनमें से किसी भी परीक्षा की आप तैयारी करो, फर्क नहीं पड़ता कि आप यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए पढ़ रहे हो या DSSB के लिए। इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश वाले यूपीएचएससी के लिए पढ़ रहे हो या आरपीएससी। हिंदी साहित्य के इतिहास की कोई सीमाएं नहीं है, पूरे भारतवर्ष के लिए ये बुक है। पहले तो आप ये ध्यान रख लें ताकि बार बार कमेंट ना करें, ठीक। आइए इसको प्रारंभ करते हैं। अन्य परीक्षा उपयोगी बातें वीडियो के मध्य में करेंगे। हाँ, और ये है, और बता देना मैं चाहूँगी कि एक नोट्स वाले जो वीडियो है मैं अपलोड कर रही हूँ, हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा, ठीक है, वहाँ से पुनः शुरू कर दीजिए, पुनः रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो आपका रिवीजन प्लस प्रैक्टिस सेट और पुराने पेपर तीनों उसमें एक साथ मैंने इंक्लूड कर दिए, चेक करिएगा। इससे जस्ट पहले वाला वीडियो है, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करा करें। चलिए आइए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी लिखते हैं कि उपन्यास अपने आरंभ से माध्यमगत रूप में सामाजिक यथार्थ चित्रण से जुड़ा हुआ है। आरंभ में उपन्यास की प्रकृति क्या थी? सामाजिक यथार्थ चित्रण। सबसे पहले क्या हुआ, किस माध्यम पे उपन्यास लिखे गए? जो हमारे समाज में घटित हो रहा था उसका यथार्थ यानी एकदम सच चित्रण से उपन्यास विधा का प्रारंभ हुआ। कहानी क्या होती है? कहानी को अपने तो राजस्थान में कहते हैं ना बात, बस कल्पना मिश्रित भी हो सकती है, लेकिन उपन्यासों कल्पना के लिए तो कहानी थी, कल्पना की रचना के लिए कहानी थी ना हमारे पास, लेखकों के पास। सुनने सुना, हमारी तो दादी नानी कहानी सुनाती थी रोचक। और छोटे रूप में यथार्थ का अंकन करना था, नुक्कड़ नाटक थे, नाटक लिखे जा रहे थे, अंधेर नगरी और ये सब। लेकिन विस्तृत फलक पर जब सच को उजागर करना हो तब क्या, उसके लिए क्या था? उपन्यास का प्रारंभ हुआ। प्रथम विषय क्या था? सामाजिक यथार्थ चित्रण। ध्यान रखिएगा, प्राय हर साहित्य में तिलस्मी, अय्यारी, रहस्य और चमत्कार प्रधान किस्सों से अलग होकर उपन्यास जब अपने पूर्व रूप रोमांस से भिन्न एक स्वतंत्र कला के रूप तौर पर स्थिर होता है तो उसका प्रधान उपजीव्य समाज की विविध विषमताएं और समस्याएं ही बनती हैं, ठीक है। तो इसका प्रधान उपजीव्य समाज की विविध विषमताएं और समस्याएं ही बनती हैं। हिंदी साहित्य के संदर्भ में ये समस्याएं दो रूपों में उपजती हैं, एक तो अपनी जातीय रूढ़ियों के कारण और दूसरे विदेशी यूरोपीय संस्कृति की चुनौती सामने आने से, ठीक है। एक तो आप समझ पा रहे हैं ना, एक तो हमारे ही समाज में इतनी सारी जातियां हैं कि उनकी जो आपसी टकराहट है उससे भी विषमता उत्पन्न होती है। अब कैसे? जैसे कि पहले तो कर्म से शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण का निर्धारण था, फिर बाद में अल्पसंख्यक वर्ग, यदि ब्राह्मण कम हैं तो अत्याचार उन पर भी हुए और शूद्र को अछूत समझकर क्षत्रिय जातियों द्वारा उधर भी
क्षत्रिय हो, वैश्य हो, मतलब जो भी हैं ब्राह्मण जो भी हैं उनके द्वारा उधर आते हैं। तो एक तो जातीय विषमता से समस्या उत्पन्न हुई, ठाकुर का कुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, उसमें बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हैं। और दूसरा, विदेशी यूरोपीय संस्कृति की चुनौती। एक तो अंदर ही, घर के अंदर ही हम एक नहीं है, और बाहर से और हमारे सामने जो चुनौती थी उस समय क्या था, अंग्रेजों का हम पे हुकूमत थी। जब उपन्यास का प्रारंभ हुआ, मैं तब की बात कर रही हूँ, ठीक है। अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो उनकी वजह से भी समस्याएं बहुत सारी थी। तो यह संयोग से कुछ अधिक है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1882 सांस्कृतिक और जातीय संघर्ष की कथा वस्तु को उठाता है। ये हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। ये किसका कथन है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है, जो बारंबार पूछा जाता है, ठीक है। अब लोग कहते तो हैं रामचंद्र शुक्ल की बहुत आलोचना करते हैं, लेकिन देखिए ना, रामस्वरूप चतुर्वेदी तो पूरी तरीके से रामचंद्र जी को फॉलो कर रहे हैं। आधुनिक काल में भी थोड़ा बहुत अंतर है, कुछ कुछ मान्यताओं से असहमत हैं, वो लिखा है, बाकी उनको मानते हैं ना। तो 1882 में लिखा गया परीक्षा गुरु मौलिक उपन्यास है हिंदी का पहला। प्रथम प्रश्न आपका फर्स्ट पैराग्राफ से ही तैयार हो गया। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा गुरु में क्या है? सांस्कृतिक और जातीय संघर्ष की कथा वस्तु। एक कला रूप में विकास के पूर्व हिंदी उपन्यास ने कई छोटे बड़े दायित्वों का निर्वाह किया। आरंभिक उपन्यास कैसे थे? तिलस्मी, अय्यारी और जासूसी प्रधान थे। इन्होंने अपनी रोचकता के कारण हिंदी क्षेत्र में एक मध्यम वर्गीय पाठक वर्ग तैयार किया और बहुत से अन्य पाठकों को हिंदी सीखने के लिए मजबूर किया। और इसमें चंद्रकांता का नाम, हाँ आगे लाइन ही है, देख लीजिएगा। देवकी नंदन खत्री के कई कई खंडों में प्रकाशित उपन्यास चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति इस क्षेत्र में असाधारण महत्व रखते हैं। इन उपन्यासों में परंपरागत शौर्य गाथाओं और नीति बोध को फारसी ढंग के तिलस्मी और रहस्य रोमांच के वातावरण में विकसित किया गया। चंद्रकांता आप लोगों को, मेरा तो बचपन का मतलब जो थोड़ा बहुत उसके वो उसका जो जो शुरू होता था और जो उसका जो गाना आता था ना, तो सारी चीज़ें छोड़ के भागते थे हम। बचपन का मतलब शक्तिमान, चंद्रकांता, तो वो यादें हैं। तो चंद्रकांता नाम सुनते ही है ना, वीरेन ना राजकुमार वीरेन राजकुमारी चंद्रकांता, बहुत अक्रूर सिंह है ना, तो ये पात्र हैं। और उसका गाना इतना प्यारा था ना, वो चंद्रकांता की कहानी माना है ये पुरानी पुरानी होकर भी बड़ी लगती है सुहानी। बहुत पूरा गाना आज भी याद है। ये प्रभाव होता है किसी ट्यून का, संगीत का, कि चंद्रकांता में क्या हुआ वो भले ही भूल जाए, लेकिन उसके पात्र मतलब आइकॉनिक होते हैं। कुछ चीज़ें, वो पात्र याद है, वो गाना याद है, अभी भी वो गाना मुझे याद है। अब याद ही नहीं है कि मतलब ये भी याद नहीं है कि 4th में थे, 5th में थे, 6th में थे, कब आया, कुछ याद नहीं है। बहुत छोटे थे, बस ये याद है, बस गाना है और पात्र रटे हुए हैं, मतलब गाना रटा हुआ है। और तो ये इसकी, तो चंद्रकांता की इतनी प्रसिद्धि हुई कि जो लोग हिंदी नहीं समझते थे ना, उन्होंने भी इस नाटक को देखने के लिए, इस बुक को पढ़ने के लिए हिंदी सीखी। इससे बड़ी उपलब्धि इसकी क्या हो सकती है। ठीक, आगे देखते हैं, है ना। और एक और गाना था, नीचे ऊपर अंबर नीचे धरती बीच में है दिल के अफसाने। ये जब वो मिलते थे ना वीरेन और चंद्रकांता, तब आता था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपन्यास जब हिंदी साहित्य परिवार में नया नया प्रवेश कर रहा था, तो सतर्क गृहस्थ की भांति वरिष्ठ लेखकों और संपादकों की उस पर कड़ी निगाह थी। संस्कृत में आख्यायिका की परंपरा तो थी, पर आधुनिक काव्य रूप की तरह उपन्यास का हिंदी आरंभ अंग्रेजी संपर्क के कारण हुआ। ध्यान रखिएगा, स्वरूप चतुर्वेदी जी क्या माने कि काव्य, जैसे आधुनिक युग का जो काव्य का रूप है ना, जो वर्तमान में हम कविता पढ़ते हैं, उस पर भी अंग्रेजी के प्रभाव से प्रभावित है। तो उपन्यास का हिंदी आरंभ अंग्रेजी के प्रभाव के कारण हुआ। इस संपर्क का माध्यम तत्कालीन परिस्थितियों के अनुकूल बांग्ला साहित्य था। स्वयं भारतेंदु का उपन्यास, देखिए बांग्ला का भी काफी, ये पूछा हुआ प्रश्न है, अभी मुझे प्रश्न याद नहीं आ रहा है, लेकिन नेट की परीक्षा में ये पूछा हुआ था।
जो रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी बुक में जो लिखा है ना, बस वो पूछा हुआ था इससे रिलेटेड। अभी प्रश्न याद नहीं आ रहा, बुक अगर आपने पढ़ी है तो मैंने उसमें आपको ज़रूर करवाया होगा। स्वयं भारतेंदु का उपन्यास पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा अनुवाद या रूपांतरण है। यह स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं हो पाई है, पर इतना प्रकट है कि बंगला उपन्यासों के अनुवाद को उन्होंने योजनाबद्ध रूप से प्रोत्साहन दिया था। किसने दिया था? भारतेंदु जी ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी के स्फुट ग्रंथ तथा लेख विषयक खंड में ब्रजरत्न दास जी लिखते हैं कि यद्यपि भारतेंदु जी ने एक भी पूरा उपन्यास नहीं लिखा है, पर एक पत्र से ज्ञात होता है कि इन्हीं के उत्साह दिलाने से उस समय स्वर्गीय श्री गोस्वामी राधाचरण जी ने दीप निर्वाण तथा सरोजनी का उल्था किया और बाबू गदाधर सिंह ने कादंबरी का संक्षिप्त तथा दुर्गेश नंदिनी का पूरा अनुवाद किया था। पंडित रमाशंकर व्यास द्वारा मधुमती और बाबू राधा कृष्णदास द्वारा स्वर्णलता अनुवादित हुई थी। चंद्रप्रभा, पूर्ण प्रकाश, राधा रानी, सौंदर्यमयी आदि भी इस प्रकार अनुवादित हुई थी। तो भारतेंदु ने स्वयं नहीं लिखा था, प्रारंभ में उपन्यास नहीं लिखा था, बल्कि बांग्ला के उपन्यासों का अनुवाद या रूपांतरण किया था और अपने भारतेंदु के काल के जो राइटर्स थे उनको प्रोत्साहित भी किया था। इतना आप समझ लीजिए। आगे देखते हैं। तो प्रारंभिक उपन्यासों पे किसका प्रभाव है? भाषा की दृष्टि से प्रथम तो अंग्रेजी के प्रभाव से आए ना, है ना, और दूसरा अपने हिंदुस्तान के अंतर्गत बांग्ला साहित्य से। दो चीजें हैं, ग्रहण करके रखिएगा। आरपीएससी या नेट या यूपीएससी से एक एक लाइन में उपन्यासों के संबंध में कौन सा तथ्य असत्य है, आरंभिक उपन्यासों के संबंध में क्या सत्य नहीं है, इस तरीके से दे देते हैं और वहाँ आपको ये पुस्तकें ही सहायता करवाएंगी, आपकी मददगार साबित होंगी। अभी तक भी अगर प्लेलिस्ट से शुक्ल को नहीं पढ़ा है तो अकेले पढ़ने में और समझते हुए पढ़ने में अंतर होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है आपको कि सामने वाला कोई बात कर रहा है। अभी ये चंद्रकांता का गाना, अब अकेले बुक पढ़ूंगी तो थोड़ी ना मैं गाना गुनगुनाऊंगी या वो मतलब वो बात नहीं आती। मैं तो आपको पढ़ाते हुए भी अभी काफ़ी इंटरेस्ट, जैसे ये बुक मेरे पास भी है, मैं इसे लेके बैठती हूँ, बोर हो जाती हूँ, लेकिन यही बुक जब मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। ये चीज़ें मुझे माइंड में रहती हैं, मतलब कुल मिला के कहने का तात्पर्य है। और इसीलिए क्लास में जाके पढ़ा जाता है टीचर से, नहीं तो खुद ही घर पे पढ़ लो। उपन्यास विधा का आरंभ होने पर उसकी ग्राह्यता को लेकर हिंदी भाषी पाठक समुदाय में कई प्रकार के विवाद चले। विवाद का एक रूप देवकी नंदन खत्री के तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों की यथार्थता को लेकर था। एक दूसरे स्तर पर उपन्यास मात्र की उपादेयता लेकर शंका व्यक्त की गई, क्या कि इसकी उपयोगिता क्या है। ये दो विवाद चले, एक कि यार ये तो यथार्थ ही नहीं है, काल्पनिक है, और दूसरा इसकी उपयोगिता क्या है। इस प्रकार की कुछ चर्चाएं अंग्रेजी उपन्यास के आरंभिक काल में भी चली थी, रिचर्डसन और फील्डिंग की कथाकृतियों को लेकर। ये वहाँ के रिचर्डसन और फील्डिंग, ये कहाँ के? ये अंग्रेजी साहित्य के प्रारंभिक उपन्यासकार है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 19वीं शती के अंतिम और 20वीं शती के आरंभिक दशकों में उपन्यास की नई विधा ने हिंदी लेखकों को अपनी ओर आकृष्ट किया, है ना। 19वीं सदी का अंतिम यानी उपन्यास बहुत पुरानी विधा नहीं है, नई है। मुख्य रूप से अन्य क्षेत्रों के रचनाकार भी इस दिशा में प्रवृत्त हुए, जिनमें से उल्लेखनीय हैं। अब ये जितने भी इसमें दिए हुए हैं ना नाम, ये सब भारतेंदु मंडल के ना, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये सब पूछे हुए हैं इसमें से। बालकृष्ण भट्ट नूतन ब्रह्मचारी, बालकृष्ण भट्ट नूतन ब्रह्मचारी 1886, 100 जान एक सुजान 1890, अयोध्या सिंह उपाध्याय का ठेठ हिंदी का ठाठ 1811, नहीं सॉरी 1899, अधखिला फूल 1907, जगमोहन सिंह का श्यामा स्वप्न ये है 1888। इस युग के प्रमुखतः उपन्यासकार कौन कौन से हैं? देवकी नंदन खत्री, मेहता लज्जाराम शर्मा, किशोरीलाल गोस्वामी, राधा कृष्णदास, गंगा प्रसाद गुप्त, जयराम दास गुप्त, गोपाल राम गहमरी, रामजी दास वैश्य और ब्रिजनंदन सहाय जी। अब देखिए ये बुक तो आपने पढ़ ली, लेकिन इन राइटर्स की कौन कौन सी रचनाएं, इसके लिए नोट्स पढ़ने पड़ते हैं ना।
इस आरंभिक युग में उपन्यास विधा का आकर्षण कितना प्रबल था, इसका अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इन लगभग 20 वर्षों में केवल उपन्यासों को प्रकाशित करने वाली 5 पुस्तक पत्रिकाएं प्रचलित थी। कौन सी? उपन्यास लहरी देवकीनंदन खत्री, उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी जासूस, गोपाल राम गहमरी, और उपन्यास बहार जयराम दासगुप्त और दरोगा दफ्तर रामलाल वर्मा। ये पुस्तक पत्रिकाएं थी जो मंथली, साप्ताहिक, वार्षिकी इस तरीके से निकलती थी, 6 मासिक इस तरीके से निकलती थी। अभी तक तो ये प्रश्न नहीं पूछा गया किसी भी परीक्षा में, लेकिन इंटरेस्टिंग है, याद रखिएगा, है ना, क्योंकि यूपी वाले तो इस बात पर ही टिके हैं कि जो नहीं पूछा है बस वही पूछना है, जो पूछा गया वो तो पूछना ही नहीं है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, इस पर कुछ विवाद रहा। हिंदी उपन्यास कोश के संपादक गोपाल राय का मानना है कि यह स्थान पंडित गौरी दत्त द्वारा रचित देवरानी जेठानी की कहानी को मिलना चाहिए, जिसका प्रकाशन 1870 में हुआ। कुछ तो ये देखिए, ये नाम लेकर पूछा हुआ, अरे शुक्ल की बुक में भी है ना, तो आपको परेशान नहीं होना, दूसरी बार हम इसे पढ़ रहे। गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, ये पूछा हुआ। पुराने पेपर में मैंने सॉल्व भी करवाया, लेकिन मैंने आपको नेट के भी करवाए, टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी, तो घुलमिल हो जाता है कि कौन से पेपर में कौन सा प्रश्न पूछा है, लेकिन पढ़ते ही याद आ जाता है कि ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो गोपाल राय नाम दे के पूछ ले कि गोपाल राय के अनुसार हिंदी का कौन सा है, तो भैया परीक्षा गुरु नहीं लगाना है, देवरानी जेठानी की कहानी लगानी है। शुक्ल के अनुसार पूछ ले तो परीक्षा गुरु, और कोई नाम ना दे तो भी परीक्षा गुरु, ठीक। वैसे वो नाम देगा, क्योंकि इस तरीके के विवादित प्रश्न बाद में आयोग को हटाने पड़ते हैं, तो नाम दे के ही पूछता है। कुछ अन्य आलोचक श्रद्धाराम फिल्लौरी द्वारा रचित भाग्यवती को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं, जिसकी रचना 1877 में हुई, पर जिसका प्रकाशन 10 वर्ष बाद 1887 में हुआ। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना है, जो 1882 में प्रकाशित हुआ। इनमें से देवरानी जेठानी की कहानी के विधान को लेकर यह विवाद बना हुआ है कि इस उपन्यास कहा जाए कि यह लंबी कथा। भाग्यवती की रचना भले ही 1877 में हुई, पर प्रकाशन तो 1887 है। परीक्षा गुरु को रामचंद्र शुक्ल ने अपनी चिर परिचित सावधान शैली में अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास कहा, जो पहल हिंदी में निकला। उपन्यास अंग्रेजी ढंग का उपन्यास कहने से स्पष्ट है कि आचार्य शुक्ल चरित्र चित्रण प्रधान संश्लिष्ट कथानक पर आधारित कृति की ओर संकेत कर रहे हैं, जो परीक्षा गुरु मूलतः है चरित्र प्रधान। लाला मदन लाल, याद है ना इसके पात्र। यह एक निरा संयोग नहीं कि ये रचना स्वयं भारतीय और अंग्रेजी संस्कृतियों के संघर्ष को अपना उपजीव्य बनाकर चलती है, जो कि हम पहले ही पढ़े आए कि उपन्यासों का प्रधान क्या चीज रही, एक तो अपनी जात, अपने समाज में उत्पन्न समस्या, और दूसरा अंग्रेजी राज के कारण उत्पन्न समस्याएं, जो सांस्कृतिक टकराहट हो रही थी ना, क्योंकि आज भी है सांस्कृतिक टकराहट, देखी जाए तो अंग्रेज ही बनना है ना, मैं तो खैर। जैसा अभी उल्लेख हुआ, हिंदी साहित्य में उपन्यास का आगम स्वयं एक विदेशी प्रभाव के रूप में देखा गया। घड़ी, फाउंटेन पेन, कैमरा जैसी उस युग की स्थूल उपकरणात्मक विलायती वस्तुओं की तरह ही जहां एक ओर उसका आकर्षण और लोकप्रियता थी, वहीं कुछ क्षेत्रों में उसका तीव्र विरोध भी था। विवाद और विरोध के केंद्र में थे देवकीनंदन खत्री के तिलस्मी और किशोरीलाल गोस्वामी के ऐतिहासिक और सामाजिक उपन्यास। इसी से जुड़ा सैद्धांतिक प्रश्न जनरुचि को विकृत करने में उपन्यास के दायित्व को लेकर था। इस विवाद को चलाने में तत्कालीन कई पत्र पत्रिकाओं का योग रहा। 1903 में श्री वेंकटेश्वर समाचार बंबई, सुदर्शन काशी, समालोचक जयपुर ने देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता संतति में वर्णित घटनाओं की यथार्थता को लेकर कई अंकों में विचार विमर्श किया। इन पत्रिकाओं के संपादक क्रमशः लज्जाराम मेहता समाचार बंबई, माधव प्रसाद मिश्र का सुदर्शन था, और कृष्ण बिहारी मिश्र का था समालोचक। ने बड़े आग्रह के साथ अपने अपने पक्ष को प्रस्तुत किया। वह शुरू तो हुई थी मेहता लज्जाराम शर्मा द्वारा लिखित एक टिप्पणी से, जिसमें उन्होंने चंद्रकांता का विरोध किया। देवकीनंदन खत्री सुदर्शन नामक पत्र निकालते थे, जिसके संपादक माधव प्रसाद मिश्र थे। इस पत्र में उक्त टिप्पणी का समुचित उत्तर दिया गया। फिर इस सारे विवाद पर समालोचक में लेख छपा, सुदर्शन की सुदृष्टि। यहाँ बड़े विस्तार से
बड़े विस्तार में साहित्य के अंतर्गत संभव और असंभव घटनाओं की विवेचना की गई। स्वयं देवकी नंदन खत्री ने चंद्रकांता संतति के अंत में एक लेख लिखकर अपना समाधान प्रस्तुत किया। मूल प्रश्न उपन्यास की यथार्थ परिकल्पना से जुड़ा था। अब आप देखिएगा कि कितनी अच्छी बात है कि कोई किसी की आलोचना भी अगर कर रहा है तो जो राइटर है वो उसकी खिल्ली नहीं उड़ा रहा, बल्कि एक लेख लिखकर समुचित ढंग से, है ना, उसके बारे में अपने विचार प्रकट कर रहा है और जहाँ विरोध है उसका समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है। किसी को भी नेगलेक्ट यहाँ पर नहीं किया जा रहा। ये हमारे हिंदी साहित्य के उच्च स्तर के विद्वान हैं जिन्होंने अपना अनुसार लिखा तो सही, लेकिन अगर समाज पे उसका किसी को ये संशय है कि पाठक वर्ग पर इसका गलत असर पड़ेगा तो उसका व्यापक समाधान भी उन्होंने प्रस्तुत किया। आशा करती हूँ कि उपन्यास का यह आज की कक्षा आपको बहुत ही रोचक लग रही होगी। मुझे तो बहुत इंटरेस्ट आ रहा है ना। 3-4 प्रश्न भी मिल गए हैं हमें और उपन्यासों का आरंभ कैसा हुआ वह भी मिल गया। ठीक है, समझ लिया आपने आरंभ। अब कल आगे बढ़ेंगे दूसरी कक्षा में, साथ ही साथ इसके प्रैक्टिस सेट्स के लिए चैनल पे नियमित रहिएगा। भूलवश ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जो चैनल को देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अब तक नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन अब तो इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ रहे हैं हम अपने इस चैनल पे। गोदान और आपका बंटी दोनों उपन्यास उपलब्ध हैं। ठीक है, महाभोज का भी शॉर्ट वीडियो ला दूंगी मैं, जिसमें पूरी कथा पात्रों सहित सुना दूंगी आपको कहानी की तरह। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है वो इसलिए है। और हिंदी बुकशाला पे ढेरों उपन्यास, ढेरों नाटक, ढेरों कहानियाँ, बहुत कुछ मैंने करवाया आपको, लेकिन वो चैनल डिलीट हो गया तो अब उसका कब तक दुख मनाऊं। तो सब कुछ इसी पे डाल देंगे। तो तब तक के लिए आप लोग सहयोग करेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। सहयोग कैसे करना है, एक लाइक करके। ठीक है, अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, कमेंट करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।